बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट का मतलब ये है कि हीट और वर्क इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। ये रिलेशन हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो आज की वीडियो है, ये जो आज का लेक्चर है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर की बेस के ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बुनियाद है। ये फाउंडेशन है। ये वाला लेक्चर आपको अगर आज समझ आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन डेप्थ उसका पूरा आइडिया, कंसेप्ट, क्लैरिटी हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स, आई विल रिप्लाई। दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये जो थर्मोडायनामिक्स है, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बनी हुई है। थर्म, ये ग्रीक वर्ड्स हैं दोस्तों, थर्म और डायनामोज। थर्म का मतलब होता है हीट और डायनामोज का मतलब होता है पावर। पावर जो होता है वो रेट ऑफ वर्क डन होता है। तो वर्क की हमें समझ थी शुरू से ही, वर्क को समझने में हमें किसी दौर में मसला नहीं आया। लेकिन ये जो हीट है दोस्तों, ये काफ़ी अर्से तक हमें समझ ही नहीं आई कि आखिर ये हीट होती क्या है, ये किस चीज़ का बला का नाम है। इसने हमें काफ़ी अर्से तक बड़ा परेशान किए रखा। 1783 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था लेवाइजर। इसने दोस्तों एक थ्योरी दी थी, कैलोरिक थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक हीट जो है एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, जो एक टेस्टलेस है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। दोस्तों, हॉट बॉडी से जब कोल्ड बॉडी में हीट इंटर होती है तो इसका मतलब है कि इसकी कैलोरी कम हो गए, हॉट बॉडी के और कोल्ड बॉडी के जो है वो कैलोरी बढ़ गए। या वो इस थ्योरी के मुताबिक लिवाइजर कहता है कि जब एक बॉडी को हीट किया जाता है तो उसके अंदर कैलोरी ऐड हो जाती है, और जब वो ठंडा होता है तो उसमें से कैलोरी निकल आती है। और सबसे बड़ी बात लिवाइजर जो कहता है कैलोरिक थ्योरी में, वो ये है कि वो कहता है कि हीट जो है वो क्रिएट नहीं की जा सकती। ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तो जा सकती है, लेकिन ये आप क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन ये थ्योरी 1783 से ही, जब से ये शुरू हुई अपनी पैदाइश से ही, ये अंडर क्रिटिसिज्म रही। इसके ऊपर काफ़ी सवालात रहे कि भाई, जब दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाती हैं, फ्रिक्शन पैदा होती है। फ्रिक्शन क्या होती है? हीट। तो हीट तो पैदा हो रही है, तो आप कैसे कह सकते हो कि जो हीट है ये क्रिएट नहीं हो सकती? तो ये अच्छा खासी गर्मा गर्म बहस एक चलती रही, कि लड़ाइयाँ होती रही साइंटिस्ट में इसमें। लेकिन बहुत जो उस वक्त के जो साइंसदान थे दोस्तों, थोड़ा सा आप 200 साल पीछे जाकर थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि एक थ्योरी जब बड़ी इस्टेब्लिश्ड है और उसके जितने भी चोटी के साइंसदान थे, जितने भी बड़े बड़े साइंस के महान थे, दिग्गज थे, वो सारे, कार्नाट हो गया, लिवाइजर हो गया, ये सारे कैलोरिक थ्योरी के मानने वाले थे। और कैलोरिक थ्योरी के खिलाफ बात करना एक बहुत बड़ी दिल जिगरे के काम था। लेकिन इनमें एक ढीठ बंदा दाखिल हुआ इस साइंस की दुनिया में, जिसका नाम था जाउल। तो दोस्तों, जाउल की ज़िंदगी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, काइंडली आप वो ज़रूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। जाउल ने जब वो अपना हीटिंग इफेक्ट दिया I²R से, जिसको आप पढ़ते हैं, उसने कहा कि जब एक वायर में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो उसमें से हीट पैदा होती है। अब जाउल इस बात पे अड़ गया। उसके आसपास वाले कोई मानने को तैयार नहीं था। उस दौर के जितने भी साइंसदान थे वो सारे डट गए कि भाई नहीं, ये हीट पैदा नहीं हो सकती, ये किसी और तरीके से आई है। लेकिन जाउल भी बड़ा ढीठ बंदा था, वो अड़ गया। तो दोस्तों, ये जाउल ने आखिर ये कैसे साबित किया कि हीट पैदा हो सकती है, इसकी तरफ मैं आता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ी सी एक और कहानी सुनाता हूँ दोस्तों 19वीं सदी के शुरू में बहुत बड़ी बड़ी ईजादात हुई। साल के ऊपर 1800 में अलेक्जेंडर वोल्टा ने, ये जो आप जिसको वोल्टा बैटरी के नाम से जानते हो, ये यही वोल्टा है। अलेक्जेंडर वोल्टा ने केमिकल इफेक्ट डिस्कवर किया कि आप एक केमिकल सेल है, उसके साथ तारे जोड़ो, उससे आपके पास बिजली पैदा हो जाएगी। इसी तरह 1820 में क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने एक मैग्नेटिक इफेक्ट का कंसेप्ट दिया कि एक तार है, अगर उसमें से करंट गुजर रहा है तो उसके एक गिर्द मैग्नेटिक। इतना 2 साल बाद 1822 में थॉमस सीबैक ने एक सीबैक इफेक्ट दिया कि दो मेटल्स हैं, ये मेटल ए है, ये बी है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आप इसका एक कोने को गर्म करो, इसको हीट दो, दूसरा कोना ठंडा ही रहे, तो अगर ये दोनों डिफरेंट मेटल्स हैं तो एक अगर एंड गर्म है, दूसरा ठंडा है, तो इसमें एक
करंट पैदा हो जाता है, ये एक ईएमएफ पैदा हो जाती है, एक वोल्टेज इसमें पैदा हो जाती है। अब दोस्तों ये काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स नए आए 19वीं सदी के शुरू में ही। अब दोस्तों देखा ये गया कि एक इफ़ेक्ट दूसरे में चेंज हो रहा है। मिसाल के तौर पर इन्हीं मिसालों को, इन्हीं इफ़ेक्ट्स को ही सामने रखिए। केमिकल इफ़ेक्ट इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अलेक्जेंडर वोल्टा ने हमें करके दिखा दिया। इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। ओयस्टर ने बताया कि वायर में जब करंट गुजर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट मैग्नेटिक इफ़ेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। दो मैग्नेट्स को करीब लाओ, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे, मैकेनिकल इफ़ेक्ट पैदा हो गया मैग्नेटिक से। आप दो चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ो, हाथ रगड़ रहा हूँ, गर्मी हो रही है, हीट पैदा हो रही है, मैकेनिकल इफेक्ट से हीटिंग इफेक्ट पैदा हो गया। इसी तरह अगर दो डिसिमिलर मेटल्स को हीट करें, सीबेक ने बताया कि उनके दरमियान एक ईएमएफ पैदा हो जाती है, तो हीटिंग इफेक्ट से इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा हो गया। अब दोस्तों ये बेपनाह इफेक्ट्स जो अभी अभी डिस्कवर हुए थे और एक दूसरे के साथ चेंज हो रहे थे, गुलम गुला हो रहा था, कुछ जो है ना मेल जोल था इनका आपस में। अब ये दोस्तों एक बड़ी अजीब सी दिलचस्प सी सूरत बनी हुई थी साइंस में। इससे पहले तक जो है ना 19वीं सदी से पहले तक जितनी भी थ्योरीज या डिस्कवरीज होती थी साइंस में, वो एक बंदा करता था या दो कर देते थे मैक्सिमम। मिसाल के तौर पर न्यूटन के लॉज आपने पढ़े होंगे। न्यूटन अकेला घर में बैठा अपने कानून बनाता रहा, कोई और दूसरा बंदा इसके साथ नहीं था। इसी तरह जॉउल थॉमसन इफेक्ट आपने पढ़ा होगा कि सडन एक्सपेंशन काजेज कूलिंग, वहाँ सिर्फ दो बंदे हैं, जॉउल और विलियम थॉमसन, जिसको आप लॉर्ड केल्विन भी कहते हो। अब दोस्तों लेकिन यहाँ पर इस सूरत हाल में तो कहानी उलट है, गंगा ही उल्टी बह रही है कि इतने ज़्यादा साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब ये देखना था या ये सोचा जा रहा था कि एक इफेक्ट जब दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल इलेक्ट्रिकल में हुआ, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक में हुआ, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कंजर्व रह रही है, कोई ऐसी चीज़ है जो दरमियान में सेम रह रही है? तो ये वाला सवाल बड़ा मज़े का था और इस पे 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, पूरे के पूरे 12, 1 दर्जन साइंसदान जो है ना वो इस चीज़ को साबित करने में लगे हुए थे, दौड़ में थे। अब दोस्तों ये बज़ाहिर तो बड़ा सिंपल लगता है कि आप एक बैटरी लगाओ रेडियो में, घड़ी में, उससे जो है ना वो चलना शुरू हो जाता है, बिजली पैदा हो गई है, या आपने घड़ी के अंदर लगाया तो वो एक सुई मूव करी है, मैकेनिकल इफेक्ट पैदा हो रहा है। लेकिन अगर ये साबित करना हो कि एक इफ़ेक्ट दूसरे में कैसे चेंज हो रहा है, तो ये साबित करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, केमिकल रिएक्शन के शुरू में आप मास जाके एक वेट बैलेंस के ऊपर रखो और केमिकल रिएक्शन के बाद जाके वेट बैलेंस के ऊपर रखो, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि मास कंजर्व है, क्योंकि मास आपको नज़र आता है। एक हल्की चीज़ भारी चीज़ में आप फ़र्क कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि कौन सी क्वांटिटी है जो कंजर्व रह रही है। तो इसको साबित करने के लिए कुछ बड़े एक्सपेरिमेंट्स की या कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे हमारे जो है ना दोबारा हमारे इंटर हुए हमारे थर्मोडायनेमिक्स के हीरो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बानी जेम्स जॉउल जी। उन्होंने कहा कि भाई मैं करके दिखाता हूँ। बड़ा खजल हुआ, ख़ार हुआ, उसने करके दिखाया, उसने साबित करके दिखाया कि ये सारे के सारे इफ़ेक्ट्स सेम हैं। कैसे साबित किया, जुड़े रहिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों जॉउल ने साबित करने के लिए कि ये जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं ये सारे के सारे सेम ही हैं, ये आपस में एक दूसरे से एक ख़ास कन्वर्जन रेट के तहत हो रहे हैं, उसने 8 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक्सपेरिमेंट्स किए। और ये दोस्तों बहुत मेहनती आदमी था, और मज़े की बात यह है कि ये कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मैंने इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाई है, काइंडली आप वो लाजमी देखें। ये कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, ये साइंस का हॉबी था, ये साइंस को खेल समझता था, और इसी खेल ही खेल में जो है ना इसने बहुत बड़ा काम कर दिया। अब दोस्तों जॉउल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें जॉउल ने क्या किया कि एक कंटेनर लिया जिसमें ना हीट इंटर हो सकती थी ना लीव कर सकती थी, उसके अंदर उसने एक तार डाली और अंदर पानी भर दिया, और इसको बाहर जो है ना वो स्विच के अंदर लगा दिए तार। तो क्या हुआ, तार में से करंट गुजरा तो हीटिंग इफेक्ट पैदा हुआ, I²R जो उसका लॉ था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हुआ इलेक्ट्रिकल वर्क, और उसने मेजर कर लिया पानी का जो टेम्परेचर चेंज हुआ था थर्मामीटर की मदद से। उसके बाद उसने एक और तरीका किया कि एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस लिया,
उसके बाद उसने अंदर गैस को कंप्रेस करवा दिया। अब कंप्रेस करवाया तो क्या हो गया कि मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हुए, उनका टेम्परेचर बढ़ गया। जाउल ने ये टेम्परेचर भी मेजर किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा उसने मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट किया। उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया दोस्तों। उसने एक बहुत सारे बड़े बर्तन के अंदर, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, उसने एक पैडल लगाया और उसके ऊपर एक शाफ्ट के ऊपर जो है ना एक वेट बांध दिया। वेट को नीचे गिराया तो क्या हुआ कि ये रस्सी खुलती गई और ये पैडल घूमता गया घूमता गया घूमता गया। पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। तो यहाँ भी उसने क्या किया, हीट पैदा करके दिखा दी। यहाँ भी क्या हो रहा है कि मोशन हो रही है और हीट पैदा हो रही है। दोबारा मैकेनिकल वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट उसने किया। उसने जो है ना 2 कास्ट आयरन की डिस्कें ली, उसको आपस में रगड़ा, हीट पैदा हो गई। दोबारा उसने मैकेनिकल मोशन को हीट में कन्वर्ट करके दिखा दिया। अब दोस्तों जाउल ने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स 9 सालों में किए हैं। वो लगा रहा, ढीठ का बच्चा था कोई जो है ना, और शदाई था साइंस का जो है ना। 9 सालों के उसने अंदर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके जो है ना वो कह दिया कि भाई हीट पैदा हो सकती है। कैलोरिक थ्योरी वालों बैठ जाओ आराम से। उसने कैलोरिक थ्योरी वालों को बड़ा ठंडा कर दिया टिका के कि हीट पैदा हो सकती है। और ये उसने एक्सपेरिमेंट्स इंतहाई, एक एक्सपेरिमेंट उसने बार बार 10-10 15 मरतबा रिपीट किया और ये साबित किया कि जो हीट है ये कोई अजीब चीज़ नहीं है। ये कोई आसमान से उतरी हुई चीज़ नहीं है। ये सादा सी चीज़ है। ये वर्क की तरह की एक फॉर्म है जिसके अंदर एनर्जी एग्जिस्ट करती है। और इस सारे एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उसने ये साबित किया कि आपको 1 कैलोरी हीट पैदा करने के लिए 4.18 जाउल वर्क करना होगा। और ये इन चारों एक्सपेरिमेंट्स में बराबर आई वैल्यूज़ कि 1 कैलोरी हीट पैदा करने के लिए आपको 4.18 जाउल ही वर्क करना होगा। और उसने ये एक्सपेरिमेंट्स करके ये समझा दिया, ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि जिस तरह मर्ज़ी वर्क किया जाए कोई मसला नहीं है। जौन सा मर्ज़ी आप तरीका ले लो, जौन सा मर्ज़ी इफ़ेक्ट ले लो, यहाँ पे जो जितने भी इफ़ेक्ट थे इसमें जो मर्ज़ी इफ़ेक्ट्स ले लो, आपको 1 कैलोरी जो हीट का यूनिट है वो 4.18 जाउल के बराबर ही आएगा। हीट और वर्क का उसने आपस में रिलेशन निकाल के दिखा दिया। और यही आर्टिकल हम पढ़ रहे थे, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट के हीट और वर्क ये मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं। ये दोस्तों एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। उन्होंने साबित करके दिखाया कि हीट कैन बी कन्वर्टेड टू वर्क, वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को आप उल्टा कर लो, अब यहाँ जिस तरह आपने कंप्रेशन कराई है इसको एक्सपेंशन करवा लो, क्या होगा, जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। कंप्रेशन करवाई, वर्क हीट में कन्वर्ट हो गया। ये दोनों सेम चीज़ें ही हैं। उसने एक्सचेंज रेट बना के दे दिया कि 1 कैलोरी जो है वो आपका 4.18 जाउल के बराबर है। हीट और वर्क का रिलेशन निकाल के दे दिया। और जाउल ने ये एक्सपेरिमेंट करके आगे आने वाले लोगों को ये डायरेक्शन भी दे दी। आप किसी भी 2 इफ़ेक्ट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहो तो आप कोई ना कोई इनका एक्सचेंज रेट निकाल सकते हो। और बाद में आने वाले सालों में ये देखा गया कि जब भी हीट से वर्क या वर्क से हीट या किसी भी तरह का एक इफ़ेक्ट दूसरी इफ़ेक्ट में चेंज होता है तो जो कंजर्व्ड क्वांटिटी है वो होती है एनर्जी। तो यहीं से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बुनियाद बनी कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ये ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। जो एनर्जी कंजर्व रह रही है वर्क से हीट और हीट से वर्क की कन्वर्जन के दरमियान, वो एनर्जी ही थी। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का बेसिक आइडिया देने में आपको कामयाब हो सकूं। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का बेसिक आइडिया आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क। आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।